तो सोचिए, एक एक कड़ाके की सर्दी का दिन है। हवा इतनी तेज, इतनी ठंडी है कि जैसे हड्डियों में घुस रही हो। और ऐसे में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा महाराज कृष्णदेव राय अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, मंत्रियों के साथ शहर से गुजर रहे हैं। अच्छा। सबने कीमती मोटे ऊनी कपड़े पहने हैं, लेकिन फिर भी ठंड से कांप रहे हैं। और यहीं से हमारी आज की कहानी, हमारी आज की ये जो चर्चा है, वो शुरू होती है। इसके दो मुख्य किरदार हैं। बताइए। एक तो खुद महाराज कृष्णदेव राय, जो अपनी दरियादिली, अपनी उदारता के लिए बहुत जाने जाते हैं। सही है। और दूसरे उनके सलाहकार, जो अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर हैं, तेनालीराम। तेनालीराम, बिल्कुल। तो हमारे पास जो ये किस्सा है, ये एक बूढ़े भिखारी से जुड़ा है। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। मतलब हम इसके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि मदद या दान का असल मतलब क्या होता है। कि नेक इरादे होना ही क्या काफी है? हाँ, बिल्कुल, यही सवाल। तो आज हमारा मिशन है इस कहानी की एक एक परत को खोलना, ये पता लगाना कि सच्ची मदद आखिर है क्या। क्या ये कोई बड़ा सा जेस्चर है जो दुनिया को दिखे, या फिर वो चीज जो किसी की असल जरूरत को चुपचाप पूरा कर दे? बहुत दिलचस्प सवाल है। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी यूं आगे बढ़ती है कि राजा की नजर अचानक एक पत्थर पर बैठे एक बूढ़े भिखारी पर पड़ती है। अच्छा। बेचारा फटे पुराने कपड़ों में ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। बुरी तरह कांप रहा था। उसे देखकर मतलब जाहिर है राजा का दिल पिघल गया। स्वाभाविक है। और फिर राजा ने जो किया, उसे देखकर सब हैरान रह गए। वो अपने रथ से नीचे उतरे। खुद? हाँ, खुद। उन्होंने अपना बेशकीमती कढ़ाई वाला गर्म शॉल उतारा और उस भिखारी के कंधों पर डाल दिया। वाह। और जैसे ही उन्होंने ये किया, चारों तरफ से आवाजें आने लगी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बिल्कुल। दरबारी, आसपास खड़े लोग सब उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। और यहीं पर रुकना बहुत जरूरी है। पहली नजर में ये बहुत ही नेक, बहुत ही उदार काम लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। एक राजा अपनी प्रजा के लिए कितनी चिंता करता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात वो भीड़ है, वो जय जयकार जो हो रही है। अच्छा। ये जो पब्लिक में किया गया दान होता है ना, इसमें हमेशा एक परफॉर्मेंस का एलिमेंट आ जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये राजा की उदारता से ज्यादा उनके मान सम्मान का प्रदर्शन था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इरादा बुरा था। इरादा यकीनन अच्छा था। लेकिन जब सब लोग वाहवाही करने लगते हैं, तो कोई ये नहीं सोचता कि क्या इस मदद से उस इंसान की असली समस्या हल होगी भी या नहीं। उस भीड़ की तालियों ने राजा के काम को तुरंत सही ठहरा दिया, बिना किसी सवाल जवाब के। ये एक तरह का सोशल वैलिडेशन है। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। और इसी भीड़ में एक इंसान था जो एकदम खामोश था। तेनालीराम। जब सब राजा की तारीफ कर रहे थे, वो चुपचाप खड़े सब देख रहे थे। और जाहिर है उनकी ये चुप्पी राजपुरोहित को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ताना मारते हुए पूछा भी। क्या पूछा? क्यों भाई तेनालीराम, महाराज की इस दरियादिली में कोई खोट नजर आ रहा है क्या? पर तेनालीराम ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। और उनकी ये चुप्पी अब खुद महाराज को चुभने लगी। उनका मूड खराब हो गया और वो नाराज होकर महल लौट गए। और उनका नाराज होना लाजमी भी था। सोचिए, एक राजा जिससे अपनी उदारता पर इतना गर्व है, वो सबके सामने एक महान काम करता है और उसका सबसे बुद्धिमान सलाहकार पत्थर की मूरत बना खड़ा है। सही बात है। तेनालीराम की चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं थी, वो एक तरह का आईना थी। आईना? कैसे? उस खामोशी ने बिना कुछ कहे राजा से और उन चापलूस दरबारियों से एक सवाल पूछ लिया था। क्या हमने सच में मदद की है, या बस अच्छा महसूस करने का एक तरीका ढूंढ लिया है? ये चुप्पी राजा के अहंकार पर एक सीधी चोट थी। इसका मतलब तेनालीराम उस वक्त एक बहुत बड़ा सामाजिक जोखिम ले रहे थे। बिल्कुल। ये सिर्फ असहमति नहीं थी, ये पूरे सिस्टम को चुनौती देना था। एक ऐसा सिस्टम जो राजा की हर बात पर सिर्फ वाह वाह करना जानता है। उनकी चुप्पी ने उस सिस्टम की पोल खोल दी थी। और इसीलिए राजा को इतना अपमानित महसूस हुआ। हाँ। और इस अपमान का असर अगले दिन दरबार में साफ दिखा। अच्छा। महाराज सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन गुस्से से उनका चेहरा लाल था। उन्होंने सीधे तेनालीराम को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूछा, तुम्हारी खामोशी तुम्हारे घमंड का सबूत है। बताओ, कल उस वक्त तुम चुप क्यों थे? तेनालीराम इस बार भी कुछ नहीं बोले, बस सिर झुकाए खड़े रहे। और राजा का गुस्सा बढ़ गया होगा। 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गुस्से में फैसला सुना दिया,
तुम्हें 1 साल के लिए राज्य से बाहर निकाला जाता है। ये क्लासिक पावर मूव है। जब आप तर्क से किसी को गलत साबित नहीं कर पाते तो आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। सही। राजा के पास तेनालीराम की चुप्पी का कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने सजा सुना दी। लेकिन सजा में भी एक पेंच था। महाराज ने कहा तुम अपने साथ अपनी कोई एक पसंदीदा चीज ले जा सकते हो। अच्छा, इसमें भी उदारता दिखाने की कोशिश। शायद। और यही कहानी में वो मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। क्या हुआ? सजा सुनकर भी तेनालीराम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वो मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा रहे थे? हाँ, उन्होंने सिर झुकाकर कहा, महाराज अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अपने साथ वो शॉल ले जाना चाहूंगा जो आपने कल उस भिखारी को दान में दिया था। क्या बात है! ये सुनते ही पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। राजा, मंत्री, दरबारी सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये सिर्फ एक गुगली नहीं थी, ये एक शानदार बौद्धिक चाल थी। कैसे? तेनालीराम ने राजा के ही 2 गुणों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, उनका न्याय और उनका दान। अच्छा? अगर राजा को अपना न्याय पूरा करना है तो उन्हें तेनालीराम को वो शॉल देना होगा, लेकिन वो शॉल देने के लिए उन्हें अपना दिया हुआ दान वापस मांगना पड़ेगा। और एक राजा के लिए अपना दिया दान वापस मांगना बहुत बड़े अपमान की बात होती है। यानी उन्होंने राजा को उन्हीं के बनाए हुए खेल में फंसा दिया। बिल्कुल। उन्होंने दान के उस काम को जो राजा के सम्मान का प्रतीक था, अब उनके सम्मान के लिए एक चुनौती बना दिया था। अब ये मामला सिर्फ तेनालीराम की सजा का नहीं रहा, बल्कि राजा के वचन और उनके ईगो का बन गया था। बिल्कुल सही। तो अब महाराज के पास कोई चारा नहीं था, उन्हें अपना हुक्म तो पूरा करना ही था। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस भिखारी को फौरन ढूंढकर शॉल समेत दरबार में पेश किया जाए। अच्छा। थोड़ी देर में सैनिक उस बूढ़े भिखारी को लेकर दरबार में हाजिर हुए। वो बेचारा डरा सहमासा खड़ा था। जाहिर है। राजा ने उससे कहा, देखो, कल हमने तुम्हें जो शॉल दिया था वो हमें वापस चाहिए। घबराओ नहीं, उसके बदले में हम तुम्हें और भी अच्छे कीमती कपड़े देंगे। और यहाँ तक कि कहा, 1 नहीं 5 शॉल देंगे। ये सुनकर भिखारी और घबरा गया। उसकी जबान जैसे तालू से चिपक गई। जब सैनिकों ने जरा सख्ती से पूछा तो वो कांपती हुई आवाज में बोला, मालिक, वो शॉल तो मेरे पास नहीं है। राजा ने गुस्से से पूछा, कहाँ है वो शॉल? और भिखारी ने जो जवाब दिया उसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। क्या कहा उसने? उसने कहा, महाराज, मैं कई दिन से भूखा था, उस कीमती शॉल का मैं क्या करता? मैंने उसे बाजार में बेच दिया और मिले हुए पैसों से पेट भरकर रोटी खा ली। मैंने रोटी खा ली। हाँ। ये इस एक लाइन में पूरी चर्चा का सार छुपा है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन इतना शक्तिशाली बयान है। यह राजा के भव्य दान और भिखारी की जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करता है। बिल्कुल। राजा ने ठंड का समाधान दिया, जबकि असल समस्या भूख की थी। बिल्कुल। उस भिखारी के लिए वो शॉल कोई ओढ़ने की चीज नहीं थी, वो एक संपत्ति थी, एक एसेट था। अच्छा, जिसे वो अपनी असली जरूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। यह हमें आज की चैरिटी की दुनिया की एक बहुत बड़ी बहस की याद दिलाता है। कौन सी बहस? कैश ट्रांसफर बनाम इन काइंड डोनेशन। मतलब किसी को सीधे पैसे देना बेहतर है या फिर सामान देना? सही बात है। ये कहानी साफ तौर पर बता रही है कि जब आप किसी को संसाधन देते हैं तो वो उसे अपनी सबसे बड़ी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता है। भिखारी की ये बात सुनकर राजा का गुस्सा एक पल में गायब हो गया। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। उनकी नजर तेनालीराम पर पड़ी और उन्हें सब कुछ समझ आ गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि तेनालीराम कल चुप क्यों थे। देर से ही सही। तब तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महाराज, मुझे उम्मीद थी कि आपको मेरी चुप्पी का जवाब मुझसे नहीं बल्कि उस इंसान से मिलेगा जिसकी आपने मदद की थी। इस भिखारी को आपकी कीमती शॉल से ज्यादा पेट भरने के लिए रोटी की जरूरत थी। और यहीं पे तेनालीराम की बुद्धिमत्ता सामने आती है। सच्ची मदद दिखावे या महंगी चीजों में नहीं है, बल्कि किसी की असल जरूरत को गहराई से समझने में है। हाँ, राजा समस्या के लक्षण यानी कांपना देख रहे थे। तेनालीराम ने समस्या की जड़ यानी भूख को पहचाना। और बहुत बार हम लोग भी यही गलती करते हैं। बिल्कुल। हम बाहरी लक्षणों का इलाज करने लगते हैं जबकि असली बीमारी कुछ और ही होती है। राजा कृष्णदेव राय को भी ये बात पूरी तरह समझ आ गई। अच्छा।
वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ तेनालीराम की सजा तुरंत रद्द कर दी, बल्कि उन्हें इनाम भी दिया। पर सबसे बड़ा बदलाव इसके बाद आया। वो क्या? उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य में तुरंत ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि किसी भी इंसान को अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने की नौबत ही न आए। अरे वाह! कहा कि चाहे लंगर खोले जाएं या काम का बंदोबस्त किया जाए, लेकिन कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और ये कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये वो पड़ाव है जहां कहानी एक व्यक्ति की मदद से निकलकर एक सिस्टम को ठीक करने की तरफ बढ़ती है। सही बात है। तेनालीराम की एक छोटी सी हरकत ने राजा की सोच को बदल दिया। उनका ध्यान चैरिटी से हटकर पॉलिसी पर चला गया। चैरिटी से पॉलिसी पर, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एक भिखारी को शॉल देना चैरिटी है, एक अस्थायी समाधान। लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाना कि किसी को भीख ही न मांगनी पड़े, वो पॉलिसी है, एक स्थायी समाधान। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि नेक इरादे होना बहुत अच्छा है, लेकिन वो काफी नहीं है। बिल्कुल। इरादों के साथ साथ जरूरत की सही समझ होना भी उतना ही जरूरी है। और कभी-कभी सबसे अच्छा समाधान सबसे महंगा या भव्य नहीं होता, बल्कि वो होता है जो सबसे सीधा और व्यावहारिक हो। इसे अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की मदद करने से पहले एक पल के लिए रुके और सोचें। क्या सोचें? ऐसा तो नहीं कि हम जो मदद दे रहे हैं वो असल में हमारी अपनी तसल्ली या अच्छा महसूस करने के लिए है, और उस व्यक्ति के लिए उतनी फायदेमंद नहीं है। हाँ, क्या हम अपनी धारणाओं को उन पर थोप रहे हैं? और इसी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज के दौर में जब हम किसी को दान देते हैं या किसी संस्था की मदद करते हैं, तो हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि हमारी मदद सिर्फ एक अच्छा महसूस कराने वाला काम बनकर न रह जाए? इस कहानी से सबक लेते हुए हम अपनी मदद को कैसे ज्यादा असरदार बना सकते हैं ताकि वो वाकई किसी की बुनियादी जरूरत को पूरा करे, ना कि सिर्फ हमें अपनी नजर में अच्छा बनाए।